नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। हर रोज की तरह आज भी दोपहर ठीक 2 बजे हम जुड़ जाते हैं आपके साथ और अलग अलग विषयों पर, अलग अलग मुद्दों पर जो आपकी जेब से जुड़े होते हैं उनसे जुड़े हुए सवालों के जवाब देते हैं और आप भी सीधे हमसे जुड़ते हैं, अपने सवाल पूछते हैं। कल हमने तमाम विषयों पर बातचीत की और आज हम एक नए विषय पर बातचीत करेंगे। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड को लेकर के। तो म्यूचुअल फंड से जुड़ा कोई भी सवाल हो इस कार्यक्रम के दौरान आप सीधे जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइव और अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के हमारे खास मेहमान से आपको रूबरू कराएं उससे पहले आपको बता देते हैं अगर तरीका क्या है। अगर आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, प्रश्न पूछना चाह रहे हैं तो तरीका बहुत आसान है। आपको बस 9311211874 ये हमारा टेलीफोन नंबर है। इस पर आपको व्हाट्सएप पे अपना सवाल भेजना है, लेकिन हाँ, सवाल भेजने में थोड़ी सी जिम्मेदारी आपको भी निभानी होगी। नाम, शहर का नाम, सवाल थोड़ी डिटेल के साथ लिखें। कौन से फंड ले रखे हैं, क्या लक्ष्य हैं आपके, कितने क्या गोल आपने निर्धारित किए हैं, ताकि आपके जितने विस्तृत सवाल होंगे उतना ही विस्तृत उत्तर हम अपने एक्सपर्ट से ले पाएंगे। तो आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं कार्यक्रम का। हमारे साथ आज के खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हर्षद चेतनवाला जी हमारे साथ जुड़े हैं। हर्षद जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इस कार्यक्रम में आप पहली बार आए हैं। अब ये हमने नई पहल शुरू की है 2 हफ्ते पहले कि अब हम सीधे दोपहर 2 बजे अपने दर्शकों से जुड़ते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर के, और पहला प्रश्न म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेकर के 2023 को में आपका क्या आउटलुक है? जी, सबसे पहले नमस्कार विपुल जी, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और नए वर्ष की शुभकामनाएं। 2023 जो है, हम ये सोच रहे हैं कि 2022 से बेटर हो। ठीक है, ये उम्मीद से हम एंटर कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल पे भी, और अगर हम स्टॉक मार्केट की भी बात करें तो जो वातावरण जो है वो काफी थोड़ा वोलेटाइल है। हम जानते हैं बहुत सारी बातचीत हो रही है रिसेशन के बारे में, जो बाहर के देशों को लेकर है। लेकिन जहां तक इंडिया का सवाल है, हम ये भी समझते हैं कि इंडिया थोड़ा और मजबूत है, और हमें ये उम्मीद है कि जैसे हमने पिछले वर्ष में हमारा स्टॉक मार्केट हालांकि अनसर्टेनिटी में बड़ा फर्म रहा है, इस वर्ष भी हम उसी तरह से आगे बढ़े। चलिए, उम्मीद सकारात्मक ही रखनी चाहिए। हालांकि अनसर्टेनिटी अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी देखने को मिल रही है, लेकिन जो भारत के निवेशक हैं उनका भरोसा हम देख रहे हैं म्यूचुअल फंड में लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और बाजार की गिरावट को भी इस बार घरेलू निवेशकों ने ही थामा था, जबकि एफआईज जो है लगातार बिकवाली कर रहे हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ आज के हमारे पहले दर्शक जुड़ चुके हैं। अजय गंगवार जी पीलीभीत से हैं हमारे साथ। अजय जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी अजय जी, पूछिए अपना सवाल, क्या प्रश्न है आपका? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ सर एसआईपी में निवेश करना है सर मुझे हर महीने। अच्छा, ठीक है। तो कौन सी तारीख में सर मैं निवेश कर सकता हूँ, और मैं कैसे करके, जैसे मैं नया बंदा हूँ सर, मुझे और ज्यादा जानकारी है नहीं। अच्छा, तो कृपया करके मुझे आप जानकारी बताइए थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल देंगे सर। क्या करते हैं वैसे आप अजय जी? हम तो सर जैसे जॉब करते हैं फाइनेंस में ही सर। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है कि आपने जो है, अभी आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र सर 30 है, 30 साल। 30 ईयर्स की। चलिए, सही समय पे आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ये हम देख रहे हैं तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी हम देख रहे हैं काफ़ी बढ़ रही है। इनको म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन तमाम अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या हमारे जैसे मंच के माध्यम से ये थोड़े अवेयर हुए हैं और अब ये एसआईपी शुरू करना चाह रहे हैं। बेसिक फंडामेंटल ये जानना चाह रहे हैं कैसे शुरू करें, और शुरू करते हुए इनके जैसे जो बहुत सारे बिगनर्स होंगे उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जब आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर रहे हैं तो किस तरह के फंड्स को आपको चुनना चाहिए? क्या कुछ सजेशन रहेगा सर आपका? जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप एसआईपी के द्वारा आप निवेश करने का डिसीजन ले रहे हो। एसआईपी एक बहुत ही आसान और अच्छा तरीका है अगर आपको लंबे समय के लिए निवेश करना हो तो। ठीक है, और ज्यादातर है ना एसआईपी, और अगर आपने बैंक आरडी सुना हो, उसमें बहुत ही समानता है जिस तरह से ऑपरेट होता है। ठीक है, तो एक सिंपल सा चीज है कि जैसे हम बैंक आरडी करते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि हर महीने के एक पर्टिकुलर दिन पे हम एक अमाउंट जो है हमेशा बैंक से हमारा अकाउंट से आरडी अकाउंट में चला जाएगा। उसी तरह से एसआईपी भी चलते हैं, जहां पे हर महीने के एक पर्टिकुलर दिन पे और जो अमाउंट आपने जो डिसाइड किया है उसके हिसाब से वो इक्विटी फंड या फिर डेट फंड में चले जाते हैं। ठीक है, अंतर यह है कि बैंक आरडी आप टिपिकली आप छोटे समय के लिए करते हो, कम समय के लिए करते हो। यहाँ पर आप एसआईपी जब करते हो आप लंबे समय के लिए करते हो, क्योंकि आपको अपने जो अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स होते हैं,
ठीक है, जैसे रिटायरमेंट हो गया, बच्चों का एजुकेशन हो गया, उसके लिए टारगेट करके आप एसआईपी शुरू करते हो। तो ये जो है एसआईपी लंबे समय के लिए चलती है, लेकिन ऑपरेशनल जो है वो बिल्कुल सेम बैंक जैसे चलता है, जहां पे हर महीने आपके बैंक अकाउंट से ही वो डिडक्ट होगा, आपको बार बार वो चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे आप एसआईपी चालू करोगे तो आपका एसआईपी जैसे शुरू होते ही आप एक डिसिप्लिन्ड मैनर से निवेश करना शुरू करोगे। यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप हर महीने आपका पैसा फंड्स में लगता रहेगा, जो इक्विटी फंड जो आपने सिलेक्ट किया है वो। शुरुआत में अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हो तो 2 या 3 फंड से शुरू कीजिए और धीरे धीरे करके उसको आप बिल्डअप कर सकते हैं, जैसे आपका एक्सपीरियंस और कंफर्ट और बढ़े। लेकिन कोई भी समय में 6 से 8 फंड जो होते हैं वो काफी होते हैं, उससे ऊपर जाना मुनासिब नहीं है। इनको आप कुछ फंड भी सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि पहली इनका सवाल यही था, और कहाँ जा करके इनको जो है अपनी पहली एसआईपी कैसे शुरू करनी चाहिए। और बहुत सारे दर्शक होंगे जो शुरू करना चाह रहे होंगे, महिलाएं बड़ी संख्या में अब हम देख रहे हैं कि निवेश करना चाह रही हैं, तो कहाँ पे जाना चाहिए, कैसे पहली एसआईपी शुरू करें, क्या क्या जो है एमफी की वेबसाइट पे जाएं या फिर किसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाकर के निवेश शुरू करें, उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डाल दें तो। जी, तो म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब आप एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट अप्रोच रखें, जहां पे आप अपने लक्ष्य को सोचकर, ठीक है, उसके बाद निवेश करना शुरू करें। पहला फंड भले आप लार्ज कैप में करें या फिर एक इंडेक्स फंड से शुरू करें, जहां पे आपका जो रिस्क जो है वो पोर्टफोलियो पे कम होता है, केवल बड़ी कंपनीज में निवेश होता है। तो ये करेंगे जब आप, तो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल आएगा, आपको कंफर्ट आएगा कि किस तरह से म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं, किस तरह से एसआईपीज काम करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से स्टॉक मार्केट जो है अगर 3 या 6 महीने के लिए अगर वॉलेटाइल रहा, तो आपका पोर्टफोलियो में जो है उतार और चढ़ाव जो है वो सीमित रहेगा, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, अगर आपने लार्ज कैप में निवेश किया, ठीक है। और तो निवेश करने के तरीके बहुत अलग अलग है। तो उम्मीद करते होंगे आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो आप अगर अभी भी संतुष्ट नहीं हैं तो आप दोबारा हमसे सवाल पूछिएगा, हम आपको और विस्तृत तरीके से समझाएंगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप सही उम्र में एक सही फैसला आप कर रहे हैं। अभिजीत साहा जी अब हमारे साथ, उन्होंने प्रश्न भेजा है, पश्चिम बंगाल से हैं अब, और इनसे संपर्क कभी हम साध नहीं पाए हैं, शायद हो सकता है व्यस्त हों ये, लेकिन उनको जो हमको सवाल भेजा है उस प्रश्न को हम ले लेते हैं। इनका प्रश्न, इन्होंने हमें एक पोर्टफोलियो भेजा है और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इसमें किसी तरह का बदलाव करना चाहिए। पश्चिम बंगाल से हैं अभिजीत जी, जरा इनका पोर्टफोलियो दिखाया जाए और उसके बाद हम हर्षद जी से पूछते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में क्या किसी तरह के बदलाव की आवश्यकता है या हर्षद जी संतुष्ट हैं। अब अभिजीत साहा जी ने जो है कई सारे फंड ले रखे हैं। इसमें कैनरा इमर्जिंग इक्विटी फंड है जिसमें 2500 रुपये हर महीने लगा रहे हैं। आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड में 1000 रुपये महीने लगा रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2500 रुपये लगा रहे हैं। एक मिड कैप फंड भी ले रखा है और एक स्मॉल कैप फंड भी ले रखा है। तो एक तरीके से बैलेंस्ड अप्रोच अभिजीत जी की यहाँ पर देखने को मिल रही है, कि जिसमें हम देख रहे हैं इमर्जिंग इक्विटी फंड भी है, ब्लू चिप फंड भी ले रखा है, इसके अलावा मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। हर्षद जी, आप क्या सलाह देंगे इनको? हालांकि इन्होंने अपना लक्ष्य नहीं लिखा है, लेकिन ये जानना चाह रहे हैं कोई बदलाव करें क्या इसमें। जी, तो विपुल जी, अभिजीत जी ने जो अपना पोर्टफोलियो जो बनाया है और जिस तरह से वो निवेश कर रहे हैं, आई थिंक उन्होंने 2 चीज की है। एक है कि अलग अलग कैटेगरीज में निवेश करने की कोशिश की है, जो जहां पे उनको सारे जो अच्छे कैटेगरीज है उनका बेनिफिट मिले। और दूसरा है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी एक अच्छी तरह से स्प्लिट किया है। ठीक है, हमारी राय में जब हमने ये पोर्टफोलियो अगर हम देख रहे हैं तो सारे फंड्स जो है उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छा रिटर्न दिया है अपने निवेशकों के लिए। और हमारी राय में अभिजीत जी ये पोर्टफोलियो में निवेश करते रहे। ये फंड्स जो है सारे अपने कैटेगरीज के अंदर काफी अच्छे फंड्स हैं, काफी रिलायबल फंड्स हैं, और वो कंटिन्यू कर सकते हैं हमारी राय में। तो चलिए, आप संतुष्ट हैं यहाँ पर, बिना किसी फंड या बिना किसी हिचकिचाहट के आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। संतुलन आपने जो है वो अच्छा बनाया है। एक सवाल आपसे समझना चाहेंगे अभिजीत जी, माफ़ कीजिएगा हर्षद जी, कि हमने देखा कि अच्छा खासा निवेश इक्विटी में आने के बावजूद इस बार जो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, इक्विटी फंड से लगातार जो है हम देख रहे हैं कि विड्रॉल देखने को मिल रहा है। हाल ही में जो आंकड़े आए थे उसको देख करके अगर हम बातचीत करें तो इसकी प्रमुख वजह क्या मानती है? क्या लोगों को लगता है कि बाजार को लेकर के अनिश्चितता है, या आपको लगता है काफ़ी पैसे बन गए हैं तो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं? तो देखिए विपुल जी, अगर हम पिछले महीने की बात करें, दिसंबर की बात करें, तो दिसंबर एंड में काफी वॉलेटिलिटी रही है।
और हमें एक और चीज क्या ध्यान देना है कि मार्केट ऑलमोस्ट 60 टू 63,000 के आसपास, मैं अगर बीएसई सेंसेक्स की बात करूं तो वहां पे टच होकर आया है। तो बहुत से निवेशक ऐसे हैं जो ऑल टाइम हाई पे थोड़ा पैसा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करना चाहते हैं या फिर अपना पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। तो उनका उनका भी एक तरीका है, वो ये नहीं वो भी एक इम्पैक्ट है। और कहीं ना कहीं कुछ निवेशक ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा पैसा डेट में डालना चाहते हैं, क्योंकि अब तक डेट का रिटर्न जो था वो काफी कम था। और अभी हम देख रहे हैं कि अगर आपने लंबे समय के डेट फंड्स में अगर आपने निवेश करके अपने आप को रोक लिया, या फिर डेट स्मॉल स्मॉल सेविंग स्कीम भी क्यों ना हो, तो उसमें अगर रोक लिया तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए ये थोड़ा सा पोर्टफोलियो रीजिगिंग अगर आप कहेंगे तो वो सही रहेगा। जी, चलिए अब इस बीच अगले दर्शक के पास चलते हैं। प्रेम रुंगटा जी हमारे साथ जुड़े हैं भागलपुर बिहार से। प्रेम जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं प्रेम जी आप? बस ठीक हूँ सर। और भागलपुर में मैं मौसम आपका कैसा सर चल रहा है इस समय? प्रोग्राम- ठंड ठंड हो रही है वहाँ पे? सर यहाँ बहुत ठंड है सर। नहीं, बट नोएडा का भी फिर हाल ऐसा ही है सर सर। समझिए कि सर आपका प्रोग्राम मैं देखता रहता हूँ सर। जी जी, हाँ, बहुत पर डे बहुत आपका प्रोग्राम देखता हूँ सर। कैसा लग रहा है आपको मनी 9 के कार्यक्रम? बिल्कुल सर, बहुत इंफॉर्मेटिव है और बहुत एजुकेशनल है सर। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी सर, को हौसला देखना अफजाई के चाहिए लिए। जो लोग इकोनॉमिक्स से बिल्कुल नहीं जुड़ रहे हैं, जी, उन लोगों को देखना चाहिए सर ये। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं और लगातार सब्सक्राइब भी लोग ज़्यादा कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि और भी ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। क्या प्रश्न है सर आज बिल्कुल, आपका? जी सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि क्या इस समय में हम लोगों को यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या यूएस में करना भी अपॉर्चुनिटी होगा सर? अच्छा, तो मतलब म्यूचुअल फंड के थ्रू जैसे जी। आपका आईसीआईसीआई नैस्डैक 100 का फंड है, इंडेक्स फंड, बिल्कुल, तो उसमें बिल्कुल। डालना चाहिए अभी? अब देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। एक बात तो ये है कि भाई पिछले साल जो है अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, नैस्डैक के अंदर 30% की गिरावट रही है। और अभी की जो स्थिति है उसमें भी ये मंदी की आशंकाएं जताई जा रही हैं। अब ऐसे में हर्षद जी की राय लेते हैं कि क्या इन लेवल्स पे, हालांकि मुझे लगता है कि प्रेम जी का को इसलिए अच्छा लग रहा होगा कि काफ़ी गिरावट आ चुकी है, तो क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे निवेश करने के लिए नैस्डैक के अंदर खास तौर से? लेकिन मौजूदा करंट सिनेरियो में जो अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां देखने को मिल रही हैं, आप क्या सलाह देंगे? नैस्डैक 100 में पैसे लगाने चाहिए अभी? जी, तो देखिए, नैस्डैक 100 जो है, जैसे आपने विपुल जी सही कहा कि ऑलमोस्ट 30% से ज्यादा इसमें गिरावट आई है पिछले एक साल में। तो जब इतना फॉल होता है ना, तो एक अच्छा मौका होता है आपको निवेश करने का। लेकिन एक और चीज हमें ध्यान देनी है कि अभी भी रिसेशंस की बातें चल रही है। और अभी भी अगर हम कहें तो जो कहते हैं ना इंग्लिश में कि वी आर नॉट आउट ऑफ वुड, हम जो प्रॉब्लम से बाहर अब तक नहीं आए, जब तक इंटरनेशनल मार्केट्स का सब चर्चा हो रही है। तो वहां पर अगर हम ये कहेंगे कि अगर आपको निवेश करना है तो आज के समय में स्टार्ट करने के लिए अच्छा पॉइंट है। जैसे धीरे धीरे करके इसको निवेश कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वॉलेटिलिटी जो है वो और कुछ समय तक हमको देखने मिले। तो इसलिए आज अगर जैसे हमने पिछले इस प्रश्न में भी कहा था कि कोई भी लमसम हो, अगर आपको निवेश करना है तो आप 100 रुपए के जगह पे 30 या 40 रुपए से निवेश करना शुरू करें और फिर धीरे धीरे करके बढ़ाए। एसआईपी आप नैस्डैक में बेशक कर सकते हो, नैस्डैक 100 में बेशक कर सकते हो। और एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब नैस्डैक में निवेश करें, आप एक चीज का ध्यान दें कि आपका कोर पोर्टफोलियो जो है वो इंडिया ओरिएंटेड होना चाहिए। और आप इस नैस्डैक 100 फंड को या फिर S&P 500, जो आपको उचित लगे उसके हिसाब से जहां पे भी निवेश करें, उसमें एक एलोकेशन के हिसाब से करें और ना कि उसको कोर पोर्टफोलियो बनाएं। क्योंकि कोर पोर्टफोलियो आपका जितना इंडिया में रहेगा उतना आपको बेटर रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी है। इसको आप ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन की तरफ देखिए, बट धीरे धीरे करके आप ऐड करना शुरू कर सकते हैं मेरे हिसाब से। बिल्कुल प्रेम जी, तो आप कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, ये सलाह आपको दी जा रही है कि अगर 100 रुपये लगाने हैं तो एक छोटा अमाउंट ही वहाँ पर लगाइए डाइवर्सिफिकेशन के लिए। पूरे पैसे जो है पूरा पैसे वहाँ पर आप ना लगाइए। ये आपके लिए सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। और लगातार प्रश्न जो है आ रहे हैं। महेंद्र सिंह जी ने फिर से एक प्रश्न पूछा है और ये जानना ये चाह रहे हैं कि नई एसआईपी स्टार्ट करने के लिए क्या 3, 5, 10 साल में जिस फंड ने ऑल टाइम बेंचमार्क को बीट किया है वो फंड बेस्ट रहता है, या फिर फंड की स्टार रेटिंग पे गौर करना चाहिए कि उसकी स्टार रेटिंग क्या है उस हिसाब से? ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसको थोड़ा सा मैं अलग से फ्रेम कर देता हूँ
कि जो पहली बार निवेश करने जा रहा है किसी फंड के अंदर, वो क्या सोच करके उसको रिटर्न म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने चाहिए, कि पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है फंड की उसको देख करके पैसे लगाएं, या फिर रेटिंग किस तरीके से देखने को मिल रही है, और एनएफओ में भी पैसे लगाने चाहिए या नहीं चाहिए। ये बहुत सारे जो बिगनर्स हैं उनके इस तरह के सवाल रहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक बार में अगर आप इनका उत्तर दे सके तो। जी, महेंद्र जी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये हर एक निवेशक जो म्यूचुअल फंड में निवेश करने का शुरू करते हैं उनके दिमाग में हमेशा रहता है। देखिए, परफॉर्मेंस जो है ना, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन जो कहते हैं ना, वो एक पार्ट है फैक्टर का। सारे बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं जो आपको हेल्प करेगी कौन से फंड में आप निवेश करना चाहिए। तो जब हम किसी भी फंड को देखते हैं तो दो तीन चीजों को देखना जरूरी है। एक है कि फंड का कितना पुराना फंड है, जितना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड, जितना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड, ठीक है, कि वो बेटर होता है। ठीक है, तो फंड का इंसेप्शन डेट क्या है, कितने समय से फंड है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम 1 साल, 3 साल, 5 साल देखें और उनका अगर रिटर्न्स को देखें, तो बहुत समय ऐसा होता है कि अगर मेरा पिछला 1 वर्ष जो है, अगर मैं फंड मैनेजर हूं और मेरे फंड का पिछला 1 वर्ष अच्छा रहा है, तो उसका रिपरकेशन या फिर उसका जो बेनिफिट जो है ना, वो अगले 3 साल, 5 साल के रिटर्न्स में आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो कभी भी फंड को आप जज करने की कोशिश करें तो आप उसको, एक होता है कि जो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न, दूसरा होता है एनुअल रिटर्न्स। कैलेंडर ईयर वाइज रिटर्न्स को भी देखें और फिर कंपेयर करें। ठीक है, जो रोलिंग रिटर्न्स होता है उसको भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो फंड जिन्होंने जो अभी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये अलग तरीका है उसको देखने का कि अच्छे मार्केट कंडीशंस और बुरे मार्केट कंडीशंस में किस तरह से परफॉर्म किया है, वो बहुत जरूरी है। ये सिर्फ परफॉर्मेंस नंबर्स की बात नहीं है, ये क्वालिटी की भी बात है। जो फंड गिरती हुई बाजार में अगर मेरा कैपिटल प्रोटेक्शन कर रहा है, तो उस पर मैं थोड़ा सा ज्यादा निर्भर करना चाहूंगा या चाहूंगी। उसके अलावा, क्योंकि मेरा आइडिया ये है कि मेरा निवेश जो है, मैं निवेश कर रहा हूं लंबे समय के लिए, तो केवल परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्मेंस एक पार्ट है, लेकिन पोर्टफोलियो होता है, जिस तरह का बिहेवियर है फंड का, वो भी बहुत मायने रखता है। तो उम्मीद करते हैं महेंद्र जी को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और ख़ास तौर से उन तमाम दर्शकों को जो कि पहली बार निवेश करने जा रहे हैं। अगला सवाल भी यूट्यूब पे आया है। प्रदीप्ता जी ने एक और प्रश्न पूछा है। इन्होंने अपना फंड भेजे हैं 2-3 हमें, उसमें कैनरा रोबेको के मिड कैप फंड इन्होंने लिया हुआ है, पीजीआईएम का भी मिड कैप फंड लिया हुआ है, और इसके अलावा जेएम का भी इन्होंने मिड कैप फंड लिया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ इनमें से मैं एक मिड कैप फंड अब रखना चाहता हूँ, इन तीनों फंड में से कौन सा फंड जो है इनके लिए बेहतर रहेगा। इन्होंने कैनरा रोबेको, पीजीआईएम और जेएम का, ये 3 के मिड कैप फंड ले रखे हैं। जी, तो जितना मेरे ध्यान में है विपुल जी, अगर मैं इनको रेट करना शुरू करूं तो पीजीआईएम जो है वो काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है ये कैटेगरी में, अगर मिड कैप कैटेगरी की बात करें। और उसके बाद आएगा कैनरा रोबेको मिड कैप फंड, और आई थिंक जेएम मिड कैप फंड का अभी जस्ट एनएफओ आया था, तो बहुत ही नया फंड है, इसको जज करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि इसका एनएफओ मेरे हिसाब से पिछले 2-3 महीने में ही आया है। तो अगर हम इस कैटेगरी की बात करें तो पीजीआईएम मिड कैप फंड, कैनरा रोबेको, और फिर है जेएम मिड कैप। जी चलिए, तो आपको एक ऑर्डर बता दिया गया है किस तरीके से रखना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से निर्णय कर लें। अब चूंकि कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है, और आपसे एक प्रश्न जानना चाहेंगे कि अभी जो मौजूदा स्थिति चल रही है, हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं, ऐसे में क्या डेट फंड की ओर बहुत सारे सवाल जो हमारे पास आते हैं कि क्या डेट फंड में जाना चाहिए। कुछ लोग तो ये कहते हैं क्या इक्विटी से पैसे निकाल लें। आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं अभी की, क्या इक्विटी से पैसे निकालने का वक्त है, या फिर अगर किसी को डेट फंड में लगाना है तो शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि अभी ये साइकिल ऐसा लग रहा है कि 1 साल तक ऐसी ही रहेगी इंटरेस्ट रेट की, बहुत तेज़ी से गिरावट नहीं आएगी, तो क्या शॉर्ट टर्म डेट फंड में भी पैसे लगाने चाहिए क्या? जी, मैं आपका ये प्रश्न में आई थिंक 2-3 प्रश्न है, तो मैं एक एक करके इसको मैं कोशिश करूंगा उसको आंसर करने की। पहला चीज ये है कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट साइकिल जिस तरह से हम देख रहे हैं, उसके हिसाब से वो स्टेज आ गया है जहां पे विपुल जी, अगर मेरे पास कुछ पैसा है जो मैं डेट में निवेश करने का पहले से मैं ठान चुका हूं, तो मैं उसको मिड ड्यूरेशन टू लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड्स में
पार्क करना शुरू कर दूं, ठीक है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक वर्ष तक इंटरेस्ट रेट लगभग उसके आसपास ही रहेगा, क्योंकि वो पहले से फैक्टर हो चुका है। बिल्कुल। तो आप अभी जो स्टेज आया, क्योंकि इसके पहले ऑलमोस्ट 6-8 महीने पहले अगर हम बात करते हैं, तो हमने हमेशा पिछले 2 वर्षों से यही कहा है कि डेट फंड्स में शॉर्टर ड्यूरेशन पे फंड्स में रहिए, ना कि लॉन्गर ड्यूरेशन में। लेकिन अब वो समय आ गया है जहां पे आप उसको मूव कर सकते हैं, हमारी राय में। दूसरा चीज ये है कि जब आप निवेश करते हो, आप एक एलोकेशन लेके चलते हो कि ये पैसा जो है मुझे इक्विटीज में निवेश करना है और ये डेट में निवेश करना है, ठीक है। तो इक्विटी में आज भी हम ये कहेंगे कि इक्विटी एलोकेशन वाला पैसा को आप निकाल के डेट में न डालें, ठीक है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में है, ठीक है। तो उसको इक्विटीज में ही रहने दें और उसको इक्विटीज में ही निवेश करते रहें, धीरे धीरे करके निवेश करें, लेकिन निवेश करते रहें और उसको इन्वेस्टेड रखें, ठीक है। और अगर हम बात करें जो 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 निवेशक जो लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं, ठीक है, उनको आप उसको निवेश करते हुए धीरे धीरे करके आप मिड ड्यूरेशन से लॉन्ग ड्यूरेशन पे मूव कीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए, अब सर समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है और काफ़ी सारे सवाल हमने कोशिश किए जितने मैक्सिमम सवाल हम ले सकते हैं, कुछ सवाल छूट गए हैं। तो हर बुधवार को हम आपको बता दें कि हम बातचीत करते हैं म्यूचुअल फंड को लेकर के, और निश्चित रूप से जिन सवालों को आज सम्मिलित नहीं कर पाए हैं वो अगले बुधवार को ज़रूर शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, और हमारे दर्शकों की जो मन में म्यूचुअल फंड को लेकर जो तमाम दुविधाएँ थी उन तमाम शंकाओं का निराकरण करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।